सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 30वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम आनेक उसके 28वें सूत्र तक हमने पीछे देखा था। शब्द और आकाश के विषय में पिछली कक्षा में चर्चा रही थी। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम आचार्य, प्रकृति दर्शने एवं प्रतीयते आकाश विषय यत् अवकाश एव आकाशस्य स्वरूपम् इति, तत्र सत्यं किमस्ति? इनका प्रश्न है कि ऐसा लग रहा है कि इस शास्त्र में अवकाश को ही आकाश कहा गया है, तो इसमें सत्य क्या है? यदि दर्शन से आपको ये प्रतीति हो रही है कि अवकाश ही आकाश है और दर्शन ये कह रहा है, तो फिर सत्य असत्य का प्रश्न ही क्यों है? लेकिन आपको जो अवकाश दान के कारण से ये प्रतीति हो रही है, जो अवकाश देता है उसे आकाश कहते हैं। इस दृष्टि से आप अवकाश को ही आकाश यहां कहा जा रहा है ऐसा समझ रहे हैं। तो पहली बात तो अवकाश शून्य होता है, अभाव होता है, उसकी द्रव्यों में गणना नहीं हो सकती। लेकिन इस आकाश की द्रव्यों में गणना की गई है। पदार्थों में द्रव्य और द्रव्यों में आकाश की गणना की गई है। इसलिए इसको अवकाश या शून्य अभाव मानना वो ठीक नहीं है, एक कारण। दूसरा, जिसको आप यहां अवकाश कह रहे हैं उसी का ही शब्द गुण भी माना जा रहा है। तो शब्द गुण तो गुणी में रहता है, द्रव्य में रहता है, सत्तात्मक है। शब्द भी सत्तात्मक है तो उसका आधार या आश्रय द्रव्य भी सत्तात्मक भावात्मक ही होगा, अभावात्मक शून्य नहीं हो सकता। तो इस दृष्टि से मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि यहां पर आकाश मतलब तो शून्य कहा जा रहा है। अब जो अवकाश दान की बात है, निष्क्रमण प्रवेशन, इसके संदर्भ में तो आकाश एक द्रव्य होते हुए भी वो निष्क्रमण और प्रवेशन में सहायता करता है, या तो निष्क्रमण प्रवेशन उसके कारण से होता है, वो निमित्त बनता है, द्रव्य होते हुए भी, सत्तात्मक होते हुए भी। इस रूप में वहां पर देख सकते हैं। नहीं तो ये मतभेद बना ही रहेगा कि एक तरफ अवकाश दान कहा जा रहा है, दूसरी तरफ शब्द विगुण उसका माना जा रहा है। तो सत्तात्मक असत्तात्मक, एक दृष्टि से सत्तात्मक, शब्द की दृष्टि से, अवकाश दान की दृष्टि से अभावात्मक अवकाश, ऐसा मानते रहेंगे, इसका कोई समाधान नहीं होगा। जिसमें इतना तो हमें पक्का ही है कि शब्द गुण अभाव का, शून्य का नहीं हो सकता, पक्का ही वहां पर द्रव्य है। हाँ, अवकाश दान केवल अवकाश ही देता है ऐसा ना होकर के जो आकाश तत्व है वो अवकाश भी देता है, ये हम वहां पर स्वीकार कर सकते हैं। और कोई पूछिए जी। पृष्ठ संख्या 27 पर 24वें सूत्र में कारण गुण पूर्वक कार्य गुण दृष्ट कहा। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि जो जो गुण कारण में होते हैं वो कार्य में आ जाते हैं। तो ऐसे जो हरिद्रा चूर्ण का जो श्वेत और पीत वर्ण है, वो जब कार्य रूप में परिणत होता है तो वो रक्त वर्ण हो जाता है, तो वो रूप बदल जाता है। इसको कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं, फिर उसमें संदेह हो रहा है। कारणों में रूप गुण था हरिद्रा में और चूने में, तो उनसे जो बना है उसमें भी रूप गुण है। रूप गुण में अंतर आ रहा है, पहले पीला और सफेद था अब लाल हो गया है, ये तो अलग बात है। लेकिन रूप गुण वहां भी था और यहां पर भी है। तो गुणांतर हो जाता है। इसको गुणांतर नहीं कहते इस रूप में,
ये तो होगा ही। देखिए दो तरह की चीजें जिसको आजकल की भाषा में विज्ञान के देखें तो एक तो भौतिक परिवर्तन, भौतिक मिश्रण जिसे कहते हैं, और एक रासायनिक संयोग। एक तो भौतिक दृष्टि से संयोग होता है जी और एक रासायनिक दृष्टि से संयोग हो जाता है। तो भौतिक में तो ठीक है, जैसे कि मिट्टी है उसमें चीनी मिला दी और ऐसी चीजें जो मिलाते हैं हम, बस भौतिक रूप से पास पास में रहते हैं, वहां तो ये बात घटेगी, जी वहां तो घटेगी। मान लो हल्दी और चूने को सूखा करके, गीला नहीं, गीलापन बिल्कुल नहीं, और वैसे ही मिला दिया जाए, या तो चौक और हल्दी को, पीले रंग को, दो को मिलाया जाए तो वो हल्का पीला हो जाएगा, बस लाल नहीं बनेगा। लेकिन ये जो रंग परिवर्तन होते हैं वहां रासायनिक संयोग हो जाता है, रासायनिक क्रिया हो जाती है, उससे उसमें परिवर्तन आता है। तो रासायनिक परिवर्तन तो मानना ही होगा। इसके आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि कार्य में जितने भी गुण हैं वो सारे के सारे कारण में भी होंगे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। जी सारे के सारे वैसे उसी रूप में होंगे ऐसा तो नहीं कह सकते। बहुत सारे, ये तो कितने उदाहरण हैं। अब मान लीजिए दूध दही का भी है, दूध तो मीठा होता है और दही खट्टा हो जाता है, जी तो बोले कि ये कैसे हो गया? तो ये सब वहां होते हैं जहां रासायनिक परिवर्तन होते हैं। लेकिन इतने तर पे हम कह सकते हैं कि दूध में भी रस था और दही में भी रस है, दूध में भी रूप था, दही में भी रूप है। जी ये तो परिवर्तन तो आ ही रहा है, तभी तो भिन्न वस्तु बनी है। अगर सारे के सारे गुण वैसे के वैसे ही हों तो फिर तो नई चीज क्या बनी? जी नई चीज क्या बनी फिर तो? अंतर तो आता ही है ना उस रूप में। तो उस दृष्टि से तो यहां नहीं कह सकते, क्योंकि वैसा अर्थ लेंगे तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और इतना भी वो नहीं समझते हो और सूत्र बना दिया हो, ऐसा भी नहीं मान सकते हम, बिना समझे ऐसे बना दिया हो। इसलिए पर मूल रूप से वो गुण किसी न कि उद्भूत या अनुद्भूत गुण रहेगा, उद्भूत प्रकट रूप में रहे या अप्रकट रूप में रहे, जी वो वहां पर रहता है। जी ठीक अब जैसे लकड़ी से अग्नि बनती है, लकड़ी को जलाया तो उष्णता आ गई, वैसे तो उष्णता थी नहीं, तो लकड़ी से अग्नि बन रही है। तो हम कहें कि भाई ये उष्णता तो लकड़ी में नहीं थी, तो कारण गुण पूर्वक कहां हुआ? तो अनुभूत रूप में थी वो सामर्थ्य उसमें थी, हो सकता था औरों के संयोग से मिल करके ये चीज इस रूप में प्रकट हो गई, ऐसा कुछ। ओम। पृष्ठ संख्या 26, हम्म सूत्र संख्या 22, हम्म भाष्य के तीसरी पंक्ति। हम्म यत् खलु आकाशो द्रव्यमपि द्वितीयम् असमवायि कारणं कर्मणो भवति। एक मिनट रुको, सूत्र संख्या 22 भाष्य के तीसरी पंक्ति के बीच के मध्य में। हाँ इदम यत् खलु आकाशो द्रव्यमपि। इदम खलु आकाशो द्रव्यमपि, जी तीसरी पंक्ति है ये। जी। तो इसमें द्वितीयम असमवायि कारण कर्मणो भवति कह कर, जो द्वितीयम जो कह रही है किसको कहना चाह रहे हैं? असमवायि कारण को कह रहे हैं या कुछ आगे की क्या संबंध है इससे? आकाश को जो द्रव्य है वो कर्म का कौन सा कारण है, इस दृष्टि से ये कथन है। कारणांतर अनुकृप्ति, कारणांतर यानी अनुमान शक्ति, तस्याह वैधर्म्यम चेदम यत् खलु आकाशो द्रव्यम अपनी द्वितीयम असंभवी कारणम कर्मणो भवति संयोगात असंभवी कारणम भवेत। ये इन्होंने इस ढंग से प्रस्तुति की है, ये पूर्व पक्षी का कथन हुआ ना। हाँ, पूर्व पक्षी का खंडन है ये तो। पूर्व पक्षी का कहना है कि उसको असंभवी कारण मानना चाहिए। संभवी कारण तो वो द्रव्य होता है जिसमें क्रिया हो रही है, तो लेकिन आकाश को भी कारण माना जा रहा है, तो आकाश को कौन सा कारण माना जाए, तो असंभवी कारण के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। पूर्व पक्षी है तो कोई सिद्धांत की बात तो नहीं है। और ठीक है,
आगे चलिए, पृष्ठ संख्या 28, वैशेषिक दर्शन के द्वितीय अध्याय के प्रथम आह्निक का 29वां सूत्र। तो आकाश के बारे में ही चर्चा चल रही थी। पीछे बताया था कि आकाश का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के द्वारा व्याख्यात कर दिया, हमने बता दिया। इसका मतलब है कि वायु के तरह से ही समझ लेना चाहिए। अब उसके बारे में 29वें सूत्र में और कह रहे हैं, तत्वम भावेना, आकाश का जो एकत्व है, अकेलापन है, वो भावेना, भाव के द्वारा समझ लेना चाहिए। व्याख्यातम, पीछे जैसे कहा था वायुना व्याख्याते, क्योंकि दो चीजें थी, द्रव्यत्व और नित्यत्व, इसलिए व्याख्याते, वायुना व्याख्याते। यहां पर भावेना व्याख्यातम, किम तत्वम, आकाश का तत्व यानी एक पना, कि आकाश एक ही है, वो कैसे समझ लेना चाहिए? वो भाव के समान समझना चाहिए। जैसे भाव एक ही होता है, ऐसे ही आकाश भी एक ही होता है। इसको खोल रहे हैं तत्वम को। तत्वम अर्थात तत्स्वरूपम, केवलम, केवलत्वम, एकत्वम। तत्स्वरूपम, उसका आकाश का जो स्वरूप है वो केवलत्व है। केवलत्व मतलब केवल, अकेला, उसी को खोल दिया एकत्वम, एक पना जो है, यानी आकाश एक है, तत्वम वो एक है। कैसे जाना? भावेना, अर्थात सत्तया तुल्यम व्याख्यातम वेदितव्यम, सत्ता के समान उसकी व्याख्या कर दी गई है, ऐसा समझना चाहिए। सत्ता और भाव को एक ही मान करके यहां पर कथन किया गया है। कहीं एक मान के भी करते हैं, और जहां भेद करना था तो सत्ता और भाव को अलग अलग भी माना था। तो यहां भाव का मतलब सत्ता है, लिया इन्होंने, और सत्ता के समान आकाश भी एक ही है। किस तरह से? तो उसको खोल रहे हैं आगे, यथा सत्ता खलु एका, जैसे सत्ता एक होती है, तथा आकाशोपि एक स्वरूपतः, स्वरूप से आकाश एक ही होता है। उसमें और कारण दिया, क्यों? निरवयवत्वात् भेदा भावाच्च, चूंकि उसमें कोई अवयव नहीं होते, निरवयव होता है, और भेद का अभाव होता है, उसमें कोई भिन्नता नहीं होती है, इसलिए वो एक ही है। अब इसमें वायु के समान इसको एक नहीं कहा था। वायु के समान तो इसका द्रव्यत्व और नित्यत्व कहा था, और वायु को वहां पर अनेक कहा था। और अनेक, वायु अनेक है, इसमें लक्षण था वायु का सम्मूर्छन। एक स्थूलता से यूं इधर से उधर वायु जाती है, मिलती है, इसी से पता लगता है कि वायु अलग अलग है, इसमें अवयव हैं। तो वायु को अन्य द्रव्य से रहित मानते हुए भी वायु के कण अलग अलग ये स्वीकार करते हैं। बहुत सारे कण हैं उसके, यद्यपि एक हैं, लेकिन वो अनेक हैं। लेकिन आकाश के संदर्भ में उसको द्रव्य और नित्यत्व मानते हुए भी उसको एक ही मान रहे हैं। उसके अवयव नहीं है, निरवयव है। और चूंकि निरवयव है, जो निरवयव होता है वो एक ही होता है, अपने आप में एक ही होता है वो। और भेद का भी अभाव है। अगर वायु के अलग अलग प्रकार होते हैं, कहीं ठंडी है, कहीं गर्म है, कहीं कैसी है, कहीं सुगंधी है, कहीं दुर्गंधी है, इस तरह से, अथवा तो भिन्न भिन्न, कहीं ठंडी है, गर्म है, ऐसे कुछ कुछ जो भेद हम साथ में देख लेते हैं तो अंतर पता लग जाता है। कहीं धीरे चल रही है, कहीं तेज चल रही है, ऐसे उसके भेद हम पता, कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, ऐसे उसके भेद हमें पता लग जाते हैं। तो ऐसे आकाश का कोई भेद नहीं पता लगता है। इधर का आकाश अलग तरह का, उधर का आकाश अलग तरह का, उसकी इधर का आकाश इधर गति कर रहा है, इधर का आकाश इधर गति कर रहा है, ऐसा कोई लक्षण पता नहीं लगता। ये आकाश ठंडा है, ये आकाश गर्म है, ऐसा कुछ भेद नहीं होता है आकाश में। तो भेद का अभाव होने से भी आकाश एक ही है। तो संख्या में एक है, उसमें अन्य किसी द्रव्य का मिश्रण नहीं मानते हैं, और एक ही है। उसके परमाणु अलग अलग हैं बहुत सारे, ऐसा ये नहीं मानते, बस एक है आकाश। और इसकी जब हम संख्या आदि की दृष्टि से देखते हैं, अथवा तो न्याय में भी व्याख्यान भाष्य में जो एक दो स्थल पे कि भी आकाश की व्यापकता कैसे है, आकाश व्यापक है, सर्वव्यापक है, तो उसका मतलब क्या है? वो सब वस्तुओं के अंदर भी विद्यमान है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब वस्तुओं के पास में बाहर विद्यमान है। अंदर खाली जगह तो वहां भी रहेगा, लेकिन परमाणु के भी, जो जिसके अंदर और कुछ नहीं रहता है, उसके आसपास में विद्यमान है, सब जगह व्याप्त है, आसपास में है, इसलिए उसको सर्वव्यापक कहा जाता है। परमात्मा की तरह से सर्वव्यापक नहीं है,
कि वो सबके अंदर भी रहे। तो ये जो लक्षण है ये इस बात का द्योतक है कि सूक्ष्मता से देखेंगे तो उसके भी अवयव परमाणु मानने होंगे आकाश के। जैसे वायु के मानते हैं, अग्नि के मानते हैं, जल के मानते हैं, ऐसे ही आकाश के भी मानने होंगे। लेकिन यहां वैशेषिक दर्शन में उसको बस एक एक रस ऐसा ही स्वीकार किया गया। अब इसका एकत्व जो है वो कैसे है और उसको आगे बता रहे हैं। सत्ताया खलु एकत्वम तू अनुगत प्रतीत्या भवति। सत्ता भाव उसका एकत्व में कैसे पता लगता है? तो बोले अनुगत प्रतीति से पता लगता है। अनुगत प्रतीत मतलब जैसा यहां प्रतीत हो रहा है बिल्कुल वैसा ही वहां हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही वहां हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही वहां हो रहा है। ये भी है, लेखनी भी है, चश्मा भी है, माइक भी है, टेबल भी है, शरीर भी है, वस्त्र भी है, पुस्तक है। ये जो सबका होनापन है, ये होनापन बस एक ही जैसा है, इसमें हम भेद नहीं कर सकते, भेद नहीं है उसमें। जो हमें भेद दिखाई देता है वो द्रव्य के गुणों के रूप में है कि ये सफेद है, ये कांच है, ये नीला है, ये काला है, ये सफेद है, ये पतला है, ये मोटा है, ये खुरदरा है, ये चिकना है। ये तो अस्तित्व के भेद नहीं है, भाव के भेद नहीं है, सत्ता के भेद नहीं है, ये तो उनके अपने अपने गुण हैं। लेकिन इनका होनापन जो है वो सबका एक जैसा है, अनुगत है। ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही। ऐसा होने के कारण उसको एक माना गया है। तो सत्ताया खलु एकत्वम तु अनुगत प्रतीत्या भवति। कथम आकाश से एकत्व उच्यते। आकाश का एकत्व आपने कैसे बताया? भाई अनुगत प्रतीति तो जैसे सत्ता की या भाव की हम करते हैं, ऐसी आकाश की तो कर नहीं सकते अनुगत प्रतीति। एक जैसे कि यहां भी वैसा ही आकाश है, यहां भी ये देखो ऐसा ही है, यहां भी ऐसा ही है, ऐसे अनुगत प्रतीति के रूप में तो सीधे सीधे होता नहीं है। क्योंकि सत्ता तो अलग अलग वस्तुओं में, इस वस्तु की भी सत्ता है, इसकी भी सत्ता है, इसकी भी सत्ता है, ऐसे अलग अलग पृथक पृथक सत्ता हम देखते हैं। लेखनी की अलग सत्ता है, चश्मे की अलग सत्ता है। ये सत्ताएं तो हमारे को अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग दिखाई दे, यूं इस रूप में प्रतीत होती हैं। लेकिन ऐसे आकाश को हम यूं अलग अलग करके ऐसा नहीं देख पाते। तो इनका कहना है कि आकाश का एकत्व आपको कैसे पता लगा, कैसे हम उसका निर्णय करें? तो उसके लिए 30वां सूत्र है, शब्द लिंगा विशेषात विशेष लिंगा भावाच। दो हेतु दिए इन्होंने। शब्द रूपी लिंग के अविशेष होने से, आकाश का लिंग लक्षण शब्द है, जहां जहां शब्द है वहां वहां आकाश है, जहां भी शब्द है वहां आकाश मानेंगे। शब्द है तो आकाश भी है। तो शब्द से आकाश का पता लगता है, शब्द से आकाश इंगित होता है, चिन्हित होता है, लक्षित होता है। तो शब्द आकाश का लिंग है। तो शब्द रूपी जो लिंग है उसके अविशेष होने से, अविशेष मतलब सामान्य होने से, कि जहां जहां भी आकाश का पता लगेगा वो शब्द से पता लगेगा, उसमें कोई भेद नहीं होगा, शब्द से ही, हर जगह शब्द से ही लगेगा। तो शब्द रूपी लिंग आकाश का अविशेष है, सामान्य है सब जगह, इसलिए वो एक ही है। एक बात, एक हेतु। दूसरा कहा विशेष लिंग अभावाच्य। इसी को दूसरे ढंग से कहें कि ये ठीक है कि शब्द लिंग सब जगह अविशेष है, लेकिन कोई लिंग ऐसा भी हो सकता है जो अविशेष हो। कोई ऐसा गुण हो सकता है जो कहीं हो आकाश में, कहीं नहीं हो, कहीं भिन्न रूप में हो, कहीं भिन्न रूप में हो। तो उसको कि कोई विशेष लिंग भी वहां पर नहीं है। विशेष लिंग अभावाच्य, जो भेदक हो सके ऐसे किसी चिन्ह का अभाव होने से। शब्द रूपी चिन्ह जो मिलता है, शब्द चिन्ह जो मिलता है वो एक जैसा मिलता है अविशेष रूप से, और कोई विशेष चिन्ह कोई कल्पित करे तो वो मिलता नहीं है। इससे पता लगता है कि आकाश सब जगह एक रस है और एक ही है। इसी को भाष्य में खोला, यथा सत्ताया अनुगत प्रतीति लिंगा विशेष समान भावेन लिंगम। सत्ता की यानी भाव की, सत्ता के अनुगत प्रतीति लिंग अविशेष समान भावेन लिंगम। अनुगत की प्रतीति जो लिंग है वो अविशेष है, वो समान भाव से लिंग है, समान रूप से लिंग वहां पर प्रतीति होती है। तथैव आकाशस्य शब्दोपि लिंगा विशेष समान भावेन लिंगम अस्ति। ऐसे ही आकाश का शब्द गुण ये लिंग अविशेष है, यानी समान लिंग है और समान रूप से, इसी को खोला इन्होंने, समान भावेन लिंगम अस्ति, समान स्वरूप से चिन्ह बनता है।
तथा दूसरे हेतु को खोल रहे हैं, शब्दात भिन्न लिंगस्य, शब्द से भिन्न कोई दूसरा लिंग हो, चिन्ह हो, लिंगस्य अभावादपि तस्य एकत्वम अखंडत्वम केवलत्वम च अस्ति अल्प विराम। तो शब्द से भिन्न अन्य किसी लिंग के अभाव होने से इससे भी शब्द का एकत्व, अखंडत्व या केवलत्व है, ये सिद्ध होता है। नहीं काल भेदेन देश भेदेन शब्द भिन्न गुणस्य वर्तमानत्वम अस्ति अल्प विराम। काल और देश के भेद से शब्द से भिन्न और किसी गुण की वर्तमानता आकाश में नहीं दिखाई देती। इन्होंने दो तरह से भेद को दिखाना चाहा, काल के भेद से और देश के भेद से। कोई वस्तु है वो किसी एक ही काल में और एक ही देश में है, तब तो एक ही जैसी दिखाई दे रही है, समान है, लेकिन भिन्न काल में वो भिन्न गुणों वाली भी हो जाती है। कोई आम है एक उसी काल में और उसी स्थान पर देखें तो एक जैसा है वो, लेकिन भिन्न काल में 1-2 दिन 5 दिन 10 दिन बाद में देखेंगे तो उसके रंग गंध आदि रस आदि बदल जाएंगे। तो काल के भेद से जैसे वस्तुओं में भेद हो जाता है, ऐसा भेद आकाश में नहीं होता। नहीं काल भेदे ना, काल के भेद से कोई और गुण नहीं प्रतीत होता कि यहां नहीं है, चलो भिन्न काल में उसमें यह गुण आ जाएगा। जैसे भिन्न काल में पुष्प आ जाते हैं पौधों में, भिन्न काल में फल आ जाते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, ऐसे आकाश में काल के भेद से कोई भिन्न भिन्न गुण आते हो ऐसा नहीं है। अर्थात सब कालों में वही गुण है, शब्द गुण ही है उसका। दूसरा है देश भेदेना, स्थान के भेद से, कि आकाश व्यापक है तो यहां तो उसका कोई और गुण है और दूसरी जगह कोई और गुण होगा, तीसरी जगह उसमें कोई और गुण होगा, ऐसे ये स्थान का भेद हो जाएगा। भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग भेद होते हो, तो न तो काल के आधार पर भेद है, न देश के आधार पर भेद है, उसका तो वही एक ही गुण है। तो शब्द से भिन्न गुण न तो भिन्न काल में न भिन्न देश में प्राप्त होता है। सकृत्वा गुण मिश्रणम अस्ति, अथवा एक साथ कुछ गुणों का मिश्रण उसमें दिखाई देने लगे। यहां कुछ अलग गुणों का मिश्रण है, वहां कुछ अलग गुणों का मिश्रण है, यहां अकेला गुण है, यहां अनेक गुण है, एक साथ अनेक गुण दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। यानी सब जगह पे समान गुण उसके दिखाई देते हैं सब कालों में। इससे पता लगता है कि वो एक है, एक रस है, ऐसा इन्होंने प्रतिपादित किया। तो शब्दलिंग अविशेषात विशेषलिंग अभावाच वो एक ही है। आगे 31वां सूत्र, तदनुविधानाद एक पृथक्त्वम च इति, और उसके अनुरूप होने से, तदनुविधान उसके अनुरूप होने से, यानी एकत्व वहां पर पहले प्रतिपादित किया है, उसी एकत्व के अनुरूप से वहां पर एक पृथक्त्व भी होता है। तो एकत्व के कारण से साथ में एक पृथक्त्व यहां पर कहा गया है। उसका जो पृथक्त्व है, भिन्नता है, वो बस एक ही प्रकार की है। भाष्य देखिए, आकाशस्य यद एकत्वम तस्य अनुविधानात्, आकाश का जो एकत्व है वो उसके अनुविधान से है। अनुविधान का मतलब क्या है, उसी को आगे खोला इन्होंने, अनुसरणात्, अनुसरण से, सब जगह वैसा का वैसा ही है। उसके आकाश का एकत्व है और उस एकत्व का ही अनुसरण करने के कारण, एकत्व के ही अनुसार होने के कारण से एक पृथक्त्व भी उसका है। तस्य एकत्वम अनुसरति ही एक पृथक्त्वम, उसके एकत्व को एक पृथक्त्व अनुसरण करता है। यत्र एकत्वम तत्रैव एक पृथक्त्वम अपि अनिवार्यम इति व्याप्ते है, क्योंकि इसमें ये व्याप्ति है, जहां एकत्व है वहां पर एक पृथक्त्व भी रहेगा। इसलिए आकाश में चूंकि एकत्व है इसलिए उसमें एक पृथक्त्व भी रहेगा। एक पृथक्त्व को सामान्य रूप से ऐसे ही समझें, पृथक्त्व यानी भिन्नता, दूसरे से भिन्नता, जो हम पहचान लेते हैं कि ये वस्तु अलग है, ये अलग है। तो यद्यपि गुणधर्म अलग होते हैं उससे हम पहचानते हैं, लेकिन पृथक्त्व को इन्होंने अलग से गुण माना है, एक स्वतंत्र गुण माना है कि पृथक्त्व है इसमें, जिससे हमारे को दूसरी वस्तु की भिन्नता का पता लगता है। तो वो पृथक्त्व आकाश में भी है। आकाश का पृथ्वी से पृथक्त्व है, जल से पृथक्त्व है, भिन्न वस्तु है, भले ही साथ साथ में रह रहे हो लेकिन पृथक्त्व है, भिन्नता है, ये पृथक्त्व है। अब इसके साथ साथ इन्होंने एक शब्द जोड़ दिया पृथक्त्व के, एक पृथक्त्व,
तो जब कोई वस्तु एक होती हुई पृथकत्व को प्राप्त होती है और वस्तुओं से, और वस्तुएं चाहे जितनी भी हैं दुनिया की, बहुत सारी हैं, वो इससे भी भिन्न, इससे भी भिन्न, इससे भिन्न, लेकिन ये है एक ही, तो उसको एक पृथकत्व के नाम से कहते हैं। पृथकत्व और संख्या को साथ में जोड़ के देखते हैं कि जब हमें संख्या का बोध होता है तो हमें पृथकता का भी बोध होता है। संख्या को पृथकत्व के साथ जोड़ करके देखते हैं कि एक वस्तु यहां है, एक पुस्तक यहां है, एक पुस्तक यहां है, एक लेखनी यहां है, एक लेखनी यहां है। तो जब हम पृथकत्व देखते हैं तो संख्या को देखते हुए वहां पर पृथकता देखते हैं। जब हम कहते हैं कि यहाँ 5 लेखनियां हैं, तो वो जो 5 संख्या आई है, तो 5 संख्या वहां पर संख्या के साथ साथ पृथकत्व वहां पर जुड़ा हुआ है। अगर वो सारी मिलके एक ही होती तो 5 क्यों कहते हो, तो एक ही बोलते हैं उसको। तो इस कारण से ये स्पष्टता के लिए एक पृथकत्व, द्विपृथकत्व, त्रिपृथकत्व, अनेक पृथकत्व ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो पृथकत्व को ही एक पृथकत्व के रूप में कथन किया जा रहा है, बस उसमें संख्या को जोड़ दिया गया है। जो वस्तु एक होते हुए अन्यों से भिन्न है, बस ये उसका एक पृथकत्व हो जाएगा, इतना ही है बस। और किन्हीं दो वस्तुओं को औरों से भिन्न कहा जा रहा है कि ये दोनों औरों से भिन्न हैं, अब उसको द्विपृथकत्व कह देंगे। कोई एक व्यक्ति जो सबसे भिन्न है, विशिष्ट है, तो हम कहते हैं एक पृथकत्व है। अब कोई विशिष्ट 2 व्यक्ति हो और वो औरों से भिन्न हो, तो भले इन दोनों जैसा और कोई नहीं है, तो इसको वो द्विपृथकत्व की तरह कह देंगे। 2 हो, अयुक्त सिद्ध हो, मतलब साथ साथ रहती हो, दोनों को कहा जा रहा हो, तो उसको द्विपृथकत्व कह देते हैं। ऐसे ही अनेक पृथक, अनेक चीजें हो, वो औरों से भिन्न हो, तो पृथकत्व के साथ साथ ये अनेक होते हुए पृथक हैं। एक पृथकत्व का मतलब है एक होते हुए वो जो दूसरों से भिन्न है। द्विपृथकत्व में वो चीजें 2 होते हुए दूसरों से भिन्न है, ऐसे अनेक होते हुए दूसरों से भिन्न है, तो अनेक पृथकत्व। इस तरह का व्यवहार व्याख्याकारों ने बताया है। तो आकाश में एकत्व होने के कारण से पृथकत्व बनेगा, तो वो एक पृथकत्व ही बनेगा। तो ये दूसरे अध्याय का पहला आनिक यहां पर समाप्त हो गया। यहां जो गुण आकाश आदि महाभूतों के, पृथ्वी आदि के गुण वर्णन किए गए। आगे चलते हैं दूसरा आनिक। इसकी भूमिका में कहते हैं प्रथम आनिके पृथ्व्यादि नाम सामान्य लक्षणानि उक्तानि। प्रथम आनिक यानी दूसरे अध्याय के प्रथम आनिक में पृथ्वी आदि के उनके गुण जो है वो सामान्य रूप से बता दिए गए कि पृथ्वी में ये 4 गुण होते हैं, जल में ये 3 होते हैं, ऐसे उनका कोई भेदवादी नहीं किए गए, सामान्य रूप से बता दिए गए इकट्ठे। तत्र कानी स्वाभाविकानी कानी च औपाधिकानी भिन्न द्रव्य संसर्ग जानी इति उच्यते। अब इसमें विशेष ये बता रहे हैं कि कौन से गुण उनके स्वाभाविक हैं, यानी उनके अपने हैं, और कौन से औपाधिक हैं। औपाधिक का मतलब है, इन्होंने स्वयं खोला कि भिन्न द्रव्यों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, भिन्न द्रव्यों के संयोग से जो गुण आते हैं उनको औपाधिक गुण कहते हैं। और जो गुण उनके अपने होते हैं किसी भी वस्तु के, वो उसके स्वाभाविक गुण कहलाते हैं। तो स्वाभाविक और औपाधिक भिन्न द्रव्य संसर्ग जानी इत्युच्यते। तत्र प्रथमम दृष्टांतम उपस्थापयति आचार्य। तो अब औपाधिक गुण कैसे होते हैं, संसर्ग से कैसे गुण आते हैं, उसके लिए एकदम स्थूल उदाहरण सूत्र में प्रस्तुत किया गया है। तो पहला सूत्र है पुष्प वस्त्रयो सति सन्निकर्षे गुणांतरा प्रादुर्भावो वस्त्रे गंधाभाव लिंगम। ये कह रहे हैं कि पुष्प और वस्त्र का सन्निकर्ष होने पर, वस्त्र के साथ में पुष्प को का संयोग कराया, किसी का भी, गुलाब का, चमेली का, जिसमें सुगंध हो, तो उससे वस्त्र में गुणांतर अप्रादुर्भाव, उसमें जिस पुष्प को रखा गया उसी की सुगंध हमको कपड़े में मिलेगी। फिर पुष्प को हटा दिया हमने, पुष्प को हटा दिया, लेकिन फिर भी उसमें गंध आ रही है, तो उसमें अन्य गुण का अप्रादुर्भाव होता है, अन्य पुष्प की गंध नहीं मिलेगी वहां, जिस पुष्प को रखा था उसी की गंध मिलेगी। बोले इससे क्या पता लगता है, वस्त्रे गंध अभाव लिंगम, वस्त्र में अपनी गंध नहीं है ये पता लगता है, वस्त्र की अपनी गंध नहीं है ये पता लगता है। अब यहां वस्त्र में गंध नहीं है मतलब सामान्य रूप से जो कहते हैं भाई वस्त्र में गंध नहीं होती है, धुला हुआ वस्त्र हो,
लेकिन आजकल जो नए वस्त्र आते हैं उसमें कुछ लगा हुआ होता है, मांड कड़प वगैरह कुछ और चीजें लगी हुई होती हैं, तो उसके कारण आप नए वस्त्रों को सूंघते हैं तो उसमें गंध आती है, विशेष प्रकार की गंध आती है। लेकिन जब सूती वस्त्र और ये सब धुल धल जाते हैं सब कुछ, और धोने में भी जिस साबुन का प्रयोग किया गया उसमें सुगंध है, तो फिर उसके अंदर सुगंध आ जाती है। ऐसा नहीं, वैसे धो करके उसकी, और उसमें भी साबुन के कारण से गंध कपड़े में आई है, जिस तरह का साबुन लगाया उस तरह की गंध वहां पर आएगी, वो नैमित्तिक होगी, औपाधिक गंध होगी, वस्त्र की अपनी गंध नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि वस्त्र में अपनी गंध नहीं होती है। कैसे पता लगा? वस्त्र और पुष्प के सन्निकर्ष होने पर गुणांतर का अप्रादुर्भाव है, यानी भिन्न गंध के वहां न आने से पता लगता है कि वस्त्र में अपनी गंध नहीं है। लेकिन वस्त्र में भी गंध देखी जाती है, और फिर लोग अलग अलग इत्र वगैरह भी लगा देते हैं, स्प्रे भी करते हैं, जिससे उनके कपड़ों में सुगंध आती रहती है। तो किसी वस्तु के अपने गुण होते हैं और औपाधिक गुण भी वहां पर संसर्ग से भी प्राप्त होते हैं। उसको समझाने के लिए वस्त्र और पुष्प का उदाहरण दिया। भाष्य में इसी को समझाया, केतकी पुष्प से वस्त्र से च संसर्गे सती, केतकी के पुष्प और वस्त्र के संसर्ग के होने पर, संयोग होने पर, वस्त्रे केतकी पुष्प गंधात इतर गंधस्य चंपा गंधस्य अप्रादुर्भाव, उस कपड़े में केतकी के पुष्प की गंध के से भिन्न, यानी चंपा की या और किसी की गंध का अप्रादुर्भाव होता है, गंध नहीं होती है। अथच यह एष केतकी गंधो गुणांतरम वस्त्राद भिन्न से केतकी पुष्प से गुण, और ये जो केतकी की गंध है जो कि गुणांतर है, जो कि वस्त्र से भिन्न केतकी पुष्प का गुण है, वस्त्र का नहीं है। सच तत्संसर्गात पूर्वम वस्त्रे तस्य अप्रादुर्भाव, वो उसके तत्संसर्गात पूर्वम, पुष्प के वस्त्र के संयोग से पहले उस वस्त्र में उसका अप्रादुर्भाव होता है, यानी नहीं थी, पुष्प के आने पर ही आई है। ये वस्त्रे गंधा भाव से लिंगम लक्षणम अस्ति, इससे पता लगता है कि वस्त्र में अपना गंध नहीं थी, अपनी गंध नहीं थी। इसी को खोल रहे हैं, यथा ही वस्त्रे स्वाभाविकी गंधो नास्ति, वस्त्र की अपनी गंध नहीं होती। पुष्प संसर्गात भवती, वो पुष्प के संसर्ग से संयोग से आती है। तो ये खलु औपाधिक का संसर्गज, औपाधिक संसर्गज ये गंध कहलाती है। एवं एवं इसी प्रकार पृथिव्यादिषु द्रव्येषु अपनी केचन गुणा संसर्गाद औपाधिका रूपादय उक्त पूर्वा, तो पृथ्वी आदि द्रव्यों में कुछ गुण अन्य द्रव्यों के संसर्ग से होते हैं, अन्य द्रव्यों के संसर्ग से प्राप्त होते हैं। कौन से? उक्त पूर्वा, जैसे कि पहले कहे गए थे। तो दूसरे अध्याय के प्रथम आनिक का प्रथम सूत्र था रूप रस गंधवती, रूप रस स्पर्श गंधवती पृथ्वी, रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी। अब इसमें 4 गुण बताए गए थे पृथ्वी के, लेकिन उन्होंने वहां ये नहीं बताया था उस समय विशेष कि ये इसका स्वाभाविक गुण है और ये इसके नैमित्तिक या औपाधिक गुण है। ये भेद करके नहीं बताया था, सामान्य रूप से गुण बता दी थे, ये गुण उसके हैं। यहां उनको भिन्न भिन्न करके बताया जाए, उसके लिए उदाहरण दिया गया। इत्येवम् आदि स्थलेषु, इस प्रकार के सूत्रों में। शंकर मिश्रादि भी सूत्रम इदम न सम्यक व्याख्यातम, शंकर मिश्रादि ने सूत्र की व्याख्या ठीक नहीं की है। सूत्र शैल्या तो अनुलोम्य न सूत्रम व्याख्यातव्यम आसीत, सूत्र की शैली से तो इसमें अनुकूलता से सूत्र की व्याख्या होनी चाहिए थे, परंतु तही न तथा व्याख्यातम किंतु प्रातिलोम्य न व्याख्यातम, इन्होंने विपरीत ढंग से इसको वहां पर प्रस्तुत किया है। तो अब ये पृथ्वी के वापस से ले रहे हैं कि पृथ्वी का अपना वास्तविक गुण, स्वाभाविक गुण क्या है। तो उसके लिए दूसरे सूत्र में कहा व्यवस्थित पृथिव्याम गंधा, पृथ्वी में गंध गुण व्यवस्थित है, माना स्थित है, उसकी अपनी है, स्वाभाविक है, ये इसका मुख्य गुण है। और इससे हमें क्या पता लग जाता है कि पृथ्वी के जो बाकी 3 गुण बताए थे, रस, रूप और स्पर्श, ये उसमें व्यवस्थित नहीं है, उसके अपने नहीं है, ये नैमित्तिक है। अब यहां पर वही प्रसंग आएगा जो पीछे चर्चा चल रही थी कि ये जो 4 गुण है ये पृथ्वी के परमाणु के अपने माने जाएं या दूसरों से आए हुए माने जाएं। तो जैसा ब्रह्ममुनि जी ने व्याख्या की है और यहां भाष्यकार से भी प्रतीत हो, सूत्रों से भी प्रतीत हो रहा है, तो अन्य भूतों से, महाभूतों से वो गुण वहां आए हैं, ऐसा स्वीकार करते हुए ये कथन है।
यदि ये माना जाए कि पृथ्वी के ही परमाणु में ये चारों गुण थे, तो कहते हैं कि पृथ्वी में ये चारों गुण व्यवस्थित हैं, ये कहते हैं, केवल गंध को नहीं बोलते, तो उसको नैमित्तिक रूप से तो स्वीकार करते हैं ये। भाष्य, पृथ्वीम अभिलक्ष्य रूप रसगंध स्पर्शा गुण प्रदर्शिता। पृथ्वी को संकेतित करते हुए ये चार गुण पहले कहे गए थे, रूप रसगंध स्पर्श। तेषाम गंधो गुण है पृथ्व्याम स्वाभाविको नैजो अस्ति। उनमें से गंध गुण पृथ्वी का अपना स्वाभाविक को ही नैज, निज से नैज, अपने से संबंधित ही है। शेषा रस रूप स्पर्शा औपाधिका अब तेजो वायु नाम संसर्गादिति सूत्र लक्ष्यम अस्ति। और बाकी के जो रस रूप स्पर्श ये गुण हैं, ये औपाधिक हैं। और कहां से आए ये? तो अब तेजो वायु के संसर्ग से आए हैं। रस को जल के साथ जोड़ेंगे, रूप को तेज के साथ जोड़ेंगे, और स्पर्श को वायु के साथ में जोड़ेंगे। तो पीछे वही सिद्धांत है कि गुण आए हैं तो गुणी भी आया होगा, द्रव्य भी वहां पर आया होगा, बिना उसके नहीं हो सकता है। गुण आया है इसका मतलब है गुणी भी आया ही है वहां पर, उसका संसर्ग हुआ ही है। जैसे कि पुष्प का संसर्ग वस्त्र के साथ हुआ है, तो द्रव्य का भी संसर्ग हुआ है, तभी वो गुण वहां पर आया है। एतत् लक्षण साधनाय पुष्प संसर्गात वस्त्रे गंध औपाधिको यथा। तो इस बात को, इस लक्षण को सिद्ध करने के लिए इन्होंने पिछले सूत्र में जो उदाहरण दृष्टांत दिया था उसी को उद्धृत करते हैं कि पुष्प के संसर्ग से वस्त्र में जो गंध आया वो औपाधिक है, यथा जैसे है तथैव उसी प्रकार पृथिव्याम रस रूप स्पर्शा औपाधिका अबादीनाम संसर्गादिति दृष्टांत प्रयोजनम। तो पृथ्वी में रूप रस स्पर्श जो गुण है वो नैमित्तिक यानी औपाधिक है, वो जल आदि के संसर्ग से होते हैं, ये दृष्टांत का प्रयोजन है। अब इसी सूत्र को कह रहे हैं, व्यवस्थित है पृथिव्याम गंध इति कथनम उपलक्षणार्थम। ये जो व्यवस्थित है पृथिव्याम गंध कहा गया, ये एक केवल संकेत के रूप में, उपलक्षण के रूप में, कि पृथ्वी में गंध गुण व्यवस्थित है। इसका मतलब यही नहीं है कि सूत्रकार केवल गंध को ही पृथ्वी में व्यवस्थित बताना चाह रहा है, या केवल पृथ्वी के लिए ही ऐसा कह रहा है, औरों में भी ये इसी प्रकार से स्वीकार करेगा। तो ये तो उपलक्षण के लिए, संकेत के रूप में। तो इति कथनम उपलक्षणार्थम। तो जब उपलक्षण के लिए है तो उससे और क्या क्या बातें कही जा रही हैं? पृथ्वी में गंध व्यवस्थित है, ये तो सीधे सीधे कह दिया गया, ये संकेत मात्र उपलक्षण है। तो और चीजें क्या कही जा रही हैं उसको इन्होंने आगे लिखा है कि रूप रस स्पर्शवत्य आपो तत्र। तो जो अगला सूत्र था वहां पर, यानी दूसरा सूत्र था, दूसरे अध्याय के पहले आने का दूसरा सूत्र जो था, तो रूप रस स्पर्शवत्य है आपो द्रवा स्निग्धा, ये जो सूत्र था, तो इसमें तत्र अपसु रसो व्यवस्थित, जल में रस व्यवस्थित है। पृथ्वी में गंध व्यवस्थित है स्वाभाविक, जल में रस व्यवस्थित है स्वाभाविक। रूप स्पर्श तो खलु औपाधिक, और रूप और स्पर्श ये जो दो हैं ये जल के अंदर औपाधिक है, नैमित्तिक है, यानी अग्नि और वायु से के संसर्ग से आए हैं। इसी प्रकार एवं तेजो रूप स्पर्शवत तेजसी रूपम व्यवस्थितम। तो तेज के लिए वहां कहा गया था तेजो रूप स्पर्शवत, रूप और स्पर्श वाला है। तो तेज के अंदर व्यवस्थित क्या है? रूप उसका व्यवस्थित है, उसका अपना है, रूपम व्यवस्थितम। और स्पर्श औपाधिक है, स्पर्श उसमें निमित्त से आया है। किस निमित्त से आया है? वायु से आया है। तो ये सूत्र में तो केवल पृथ्वी में गंध की व्यवस्था को कहा गया, लेकिन बाकी तीन में भी, यानी तीन क्या बल्कि दो कहिए, जल और अग्नि। वायु में तो खैर ठीक है, उसका अपना एक ही है, व्यवस्थित कह सकते हैं, उसमें उसका स्पर्श व्यवस्थित है। बाकी जो दो में औपाधिक और स्वाभाविक, ये दोनों इस तरह से उपलक्षण से बाकी चीजें भी समझ लेनी चाहिए। आगे तीसरा सूत्र कह रहे हैं एते न उष्णता व्याख्याता, एते नोष्णता व्याख्याता। इससे उष्णता की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। किसमें उष्णता की व्याख्या कैसे समझ लेनी चाहिए? कि उष्णता भी स्वाभाविक और नैमित्तिक दोनों हो सकती है, स्वाभाविक और औपाधिक दोनों हो सकती है। जैसे अन्य गुणों के बारे में कहा गया, ऐसे ही उष्णता किसी की तो स्वाभाविक है और किसी में नैमित्तिक यानी औपाधिक है, वो भी समझ लेना चाहिए।
कहां कहां कैसे कैसे है वो अपने आप लगा सकते हैं, कुछ थोड़ा ये आगे भी बताएंगे। तो भाष्य देखिए, अनेन लक्षण प्रकारेण गंधम व्यतिरिच्य पृथिव्याम उष्णता खलु औपाधिकी व्याख्याता विज्ञेया। तो इस प्रक्रिया से, यानी ऊपर जो गंध आदि के बारे में बताया, इससे इस प्रकार का लक्षण करने से गंध को छोड़ करके पृथ्वी आदि में उष्णता खलु औपाधिकी व्याख्याता विज्ञेया। पृथ्वी भी तो उष्णता वाली होती है, तो एतेन उष्णता व्याख्या, पृथ्वी में जो उष्णता है ये भी औपाधिक मानी जाएगी। तथैव अपसु औपाधिकी विज्ञेया उष्णता, इसी प्रकार जल में भी जो गर्मी है वो भी औपाधिक मानी जाएगी, नैमित्तिक मानी जाएगी। अब ऐसे हम यूं देखते हैं तो जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, ये गोला जो है उसके अंदर लावा है, पिघला हुआ है, ऊपर ऊपर से जमा हुआ है, अंदर तो पिघला हुआ है, गर्मी है बहुत ज्यादा। तो वो जो उष्णता है वहां पर, वो किसकी है? वो पृथ्वी की, यानी जिसके अंदर उष्णता है वो तो पृथ्वी के ही तत्व है, मिट्टी है और धातुएं हैं, ये सब जो चीजें हैं। तो वो जो उष्णता है वो अग्नि की ही मानी जाएगी। पृथ्वी में जो भी उष्णता है वो औपाधिक है, उसकी अपनी नहीं है। तो इस पे प्रश्न उठा, अब तरही कस्य उष्णता इति आकांक्षाएं उच्यते, तो ये उष्णता है किसकी? जब इनकी औपाधिक है तो वो उसकी अपनी किसकी है? तो उसके लिए चौथा सूत्र है तेजसा उष्णता। अग्नि की उष्णता ये उसकी स्वाभाविक है। तो अग्नि खलु उष्णता व्यवस्थिता स्वाभाविकी नान्यस्य, उष्णता जितनी भी है वो अग्नि की अपनी स्वाभाविक है, यानी अग्नि में व्यवस्थित है, बाकी में तो नैमित्तिक है, वो आती जाती रहती है। आगे तो उष्णता का तो बताया। अब शीतता, तो पांचवें सूत्र में कहा अपसु शीतता, जल में शीतता रहती है, ये शीतता उसका अपना स्वाभाविक है। जल में अगर उष्णता है तो वो तेज के कारण से है, नहीं तो जल का अपना गुण शीतता इन्होंने स्वीकार किया है। भाष्य देखिए, अपसु खलु शीतता व्यवस्थिता स्वाभाविकी, तो जल की शीतलता व्यवस्थित है अर्थात स्वाभाविक है। एतेन पृथिव्याम पार्थिवे शिलाखंडादो शीतता तु औपाधिकी व्याख्याता, इसी से यह समझ लेना चाहिए कि पृथ्वी में और पृथ्वी से बने हुए पदार्थों में, यानी पार्थिव पदार्थों में, चट्टान आदि उसके खंडों में जो शीतता है वो औपाधिकी है, दूसरे से आई हुई है। कहां से आएगी? जल से आएगी। तथा तेजसी उष्णताया स्वाभाविकत्वेन अथ अपसु शीतताया स्वाभाविकत्वेन सिद्धम इदम, तो तेज में उष्णता स्वाभाविक है, जल में शीतलता स्वाभाविक है। इससे क्या सिद्ध हुआ? वायु स्पर्शे कदाचित उष्णता तेज संसर्गात कदाचित शीतता अपि शीतता अपसंसर्गात भवती। तो वायु के अंदर भी लेंगे कि वायु में जब शीतलता होती है वो जल के संसर्ग से, वायु में जब उष्णता होती है वो तेज के संसर्ग से होती है। तथा कृत्वा ही क्रम वैलक्षण्यम, इसी तरह से इनके क्रम की विलक्षणता, ये भिन्न भिन्न जो है अलग अलग चीजों के संयोग से यहां पर इनकी ये स्थितियां बनती हैं। आगे देखिए, पृथिव्यादीनाम आकाशांतानाम भूतानाम लक्षणानि उक्त्वा क्रम प्राप्त कालस्य लक्षणानि विदधाति सूत्रकारः। तो पृथ्वी आदि जो पांच महाभूत थे उनके गुण सामान्य रूप से बता दिए और उनके स्वाभाविक और नैमित्तिक गुण बता दिए। अब इसके बाद में क्रम प्राप्त काल का लक्षण बताया जा रहा है। पांचों महाभूत, फिर काल, दिशा, आत्मा और मन, द्रव्यों के जो 9 द्रव्य थे उसमें क्रम प्राप्त काल है, तो काल का लक्षण क्या है तो उसको यहां पर बताया जा रहा है। छठा सूत्र है अपरस्मिन परम युगपच्चिरम क्षिप्रम इति काल लिंगानी, काल के ये चिन्ह हैं, अनेक हैं। इन अनेकों में से एक भी चीज मिलेगी तो कहेंगे कि यहां पर काल है, काल का व्यवहार हमें पता लग जाता है। कौन कौन से हैं? एक तो कहा अपरस्मिन परम, अपर में पर का ज्ञान, अपर मतलब निकट वाला, पर का मतलब है दूर वाला। एक अपर और पर का शब्द प्रयोग हम देश की दृष्टि से भी कर रहे थे। काल स्थान की दृष्टि से ये निकट है तो अपर है और दूर है तो पर है। काल में भी ये पर अपर का प्रयोग होता है। तो काल की दृष्टि से जो हमारे निकट है उसको कहेंगे अपर, और जो काल की दृष्टि से दूर है उसको कहेंगे पर। अब जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी और स्वामी दयानंद जी के बीच में हम देखें अपने को ध्यान में रखते हुए,
तो स्वामी श्रद्धानंद जी हमारे निकट के हैं, बात के हैं, और स्वामी दयानंद जी हमारे से पहले के हैं। और उससे पहले शंकराचार्य जी को लें तो वो हमारे उनसे भी पर हैं। स्वामी दयानंद जी और शंकराचार्य जी के बीच में देखेंगे तो स्वामी दयानंद जी अपर होंगे और शंकराचार्य जी पर होंगे। ऐसे ही पिताजी, दादाजी, परदादाजी, ये सारा क्रम है, पर और अपर का भेद होगा। तो जहां ये काल की दृष्टि से अपरस्मिन परम, अपर में पर का ज्ञान, अपर के होने पर पर का ज्ञान, क्योंकि जब भी ये ज्ञान होगा तो सापेक्ष रूप से ही होगा। हम अपने को केंद्र बनाएंगे, पहले कोई एक काल निर्धारित करेंगे और उसकी तुलना में दो चीजों को लेंगे, दो या अनेकों को लेंगे और उनमें फिर हम पर और अपर का भेद करेंगे, ज्ञान करेंगे। तो अपरस्मिन परम, एक तो ये हुआ। दूसरा युगपत। युगपत मतलब एक साथ। जब हम कहते हैं एक साथ हो रहा है तो ये भी, इससे भी काल का पता लगता है। जब हम दो चीजों को एक साथ कहते हैं कि दोनों व्यक्ति एक साथ भोजन कर रहे हैं, ये दोनों नल एक साथ चल रहे हैं, ये दो बल्ब एक साथ चला रखे हैं, ऐसे जो हम युगपत की कहते हैं, गाड़ी चल रही है तो बोले चारों पहिए एक साथ चल रहे हैं, ऐसे दो व्यक्ति चल रहे हैं एक साथ चल रहे हैं। तो ये जो युगपत का साथ साथ, ये जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो साथ साथ को हम यहां काल की दृष्टि से जब देखते हैं तो ये युगपत का प्रयोग होता है, ये काल का लक्षण है। जहां हमने युगपत का प्रयोग किया तो काल आ गया, वहां पर काल का पता लग गया कि यहां पर काल है। हम कहें कि हमारे सिर के बाल हैं वो एक साथ उगते हैं, बहुत सारे बाल हैं वो एक साथ उगते हैं, तो एक साथ उगते हैं मतलब काल की दृष्टि से ही तो कथन है, ये सब हो रहे हैं। युगपत। दूसरा आगे कहा चिरम क्षिप्रम इति, चिरम मतलब देर से, क्षिप्रम यानी शीघ्रता से। तो ये जब हम कथन करते हैं कि जल्दी चल रहा है, ये जल्दी खा रहा है, ये जल्दी बन गया, ये जल्दी उबल गया, ये जल्दी खराब हो गया इत्यादि, इन सब में काल का ही व्यवहार होता है। और इसके विपरीत, शीघ्रता के विपरीत चिरम क्षिप्रम होता है ना। एक चिरम होता है देरी से और एक क्षिप्रम होता है जल्दी से। तो देरी से और जल्दी से ये भी काल का है। तो अपरस्मिन परम युगपत चिरम क्षिप्रम इति, ये जो व्यवहार होता है ये काल का लिंग है, ये काल के लिंग है, काल के लक्षण है। इनमें से कोई सा भी व्यवहार होगा लगेंगे यहां पर काल है। काल की पहचान ही हमारे को इस तरह के शब्दों से, वाक्यों से होगी, इस तरह के व्यवहारों से काल का पता लग जाता है कि यहां पर काल है। बस इसी की व्याख्या आगे भाष्य में किए, देखते हैं। तो अपरस्मिन, अपरस्मिन को इन्होंने खोला नवीने, अल्प विराम ले लीजिए। अपरस्मिन मतलब नवीने, निकट वाला हमारा, उसको नया बोलेंगे हम हमारी दृष्टि से। और परम, इसी को खोल दिया उन्होंने पुराणम, पुराना। अब इसको हम काल की दृष्टि से छोटा बड़ा भी कह सकते हैं। जैसे कोई बच्चा छोटा है, 1 साल का है, 5 साल का है, कोई 20 साल का है, तो हम कह देते हैं ना ये छोटा है, ये बड़ा है। वो केवल आकार प्रकार की दृष्टि से भी नहीं देखते छोटा बड़ा, काल की दृष्टि से भी। अब वयस्क हो गए, मान लो 20-25 साल के, 30 साल के, 40 साल के हो गए, अब 2 40 साल के हैं, एक 40 साल का है, एक 50 साल का है, 30 साल के, वैसे तो पूरे वयस्क हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं शरीर की दृष्टि से। फिर भी कहते हैं कि दोनों में से कौन बड़ा है। 2 भाई हैं तो बच्चे हैं, कितने भी हैं, बोले इसमें बड़ा बच्चा कौन सा है। तो जब ये पूछते हैं तो लंबाई की दृष्टि से तो नहीं पूछते हैं, वो काल की दृष्टि से पूछते हैं। तो न, इसको पर अपर को हम अपरस्मिन, अपर पर जो प्रयोग है, इसको नवीन को हम छोटा बोलते हैं और जो पुराना होता है उसको बड़ा बोलते हैं। वो भी प्रयोग काल को बताता है। तो नवीनम अभिलक्ष्य पुराणम इति तु उपलक्षणम सापेक्षत्वात्, नए को लक्षित करके पुराने को देखना, ये जो उपलक्षण है, ये कथन है, ये सापेक्ष रूप से कथन है। यह जो अपरस्मिन परम में, अपरस्मिन में सप्तमी दी गई और परम में प्रथमा विभक्ति दी गई, तो इसलिए यूं कह रहे हैं कि इसको बदल करके भी देख सकते हैं। तेन परस्मिन अपरम, परस्मिन अपरम भी बोल सकते हैं। यहां अपरस्मिन परम था, अब इन्होंने परस्मिन अपरम, दूर की अपेक्षा से, पुराने की अपेक्षा से नवीन को हम देख सकते हैं। ये दोनों तरह से हो सकता है। यानी यहां कहना चाह रहे हैं कि अपरस्मिन परम सूत्र में जो रचना की गई, इसका मतलब यही नहीं है कि हमेशा अपरस्मिन परम ही देखा जाता है, परस्मिन अपरम भी देखा जाता है। उसको पलट करके दे, ये तो उपलक्षण के रूप में, केवल संकेत के रूप में कहा गया। आपस में सापेक्ष होने से दोनों की अपेक्षा से दोनों तरह के कथन बन सकते हैं।
तो तेन परस्मिन अपरम पुराणे नवीनम, इसी को खोल दिया पुराणे नवीनम। परस्मिन का मतलब है पुराणे, उसमें नवीनम नए का, पुराणम अभिलक्ष्य नवीनम इति कालस्य लिंगम लक्षणम, पुराने को लक्षित करके ये नया है, ये कथन सिद्ध हो जाता है। जब हम ये कहते हैं कि ये नया है, ये घड़ा नया है, ये घड़ा, तो जो पुराना घड़ा है उसकी अपेक्षा से हम इसको नया कह रहे होते हैं। आगे, कालम आधारम मत्वा कस्यापि पिंडस्य घटस्य देहस्य व नवीनत्वम पुराणत्वम च व्यपतिष्यते। और काल को मान करके ही किसी भी पिंड के, चाहे घड़ा हो चाहे देह हो, कुछ भी चीज हो, उसके नए और पुरानेपन का भी कथन किया जाता है। इसमें नवीनत्व और पुराणत्व का कथन किया जाता है। तो अपरस्मिन परम हो गया। युगपत, इसी को खोल रहे हैं। युगपद उत्पद्यंते युगपत गच्छन्ति, एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, एक साथ मर रहे हैं। युगपत म्रियंते नश्यंती इति, नष्ट हो रहे हैं। समान प्रवृत्ति निमित्तम काल एव, इनमें समानता की प्रवृत्ति का जो निमित्त है वो काल है। जब इनको समान कह रहे हैं कि समान उत्पन्न हो रहे हैं, समान नष्ट हो रहे हैं, तो ये जो समानता का व्यवहार हो रहा है किसके आधार पर हो रहा है? काल के आधार पर, काल की समानता है वहां पर। आगे, चिरम, देरी से, तो चिरम कृतम, देरी से किया। चिरम जातम, देरी से उत्पन्न हुआ। चिरम अभूतिथि, चिरम जातम को ही इन्होंने खोला है चिरम अभूतिथि, ये चिरम देरी से उत्पन्न हुआ। इति व्यवहारा, इस प्रकार के व्यवहार सातत्येन वर्तमाने काले प्रयुज्यन्ते, लगातार वर्तमान काल में प्रयोग किए जाते हैं, यानी हम करते ही रहते हैं हमेशा इनका प्रयोग। क्षिप्रम यानी शीघ्र, क्षिप्रम आगतम, क्षिप्रम प्रवृत्तम, क्षिप्रम फलितम इत्यपि काले ही वस्तुगत्या व्यवह्रियन्ते। तो जल्दी आया, जल्दी प्रवृत्त हुआ, कार्य को प्रारंभ किया, जल्दी फलित हुआ, ये सब जो है काल में ही वस्तु के रूप में व्यवहित होते हैं। काल को वस्तु मानते हुए, द्रव्य मानते हुए ये सारे व्यवहार होते हैं। इति एतानी कालस्य लक्षणानि, ये सब काल के लक्षण है। तो इस तरह से एक व्याख्या तो इन्होंने कर दी, सूत्र पूरा आ गया, सूत्र के सारे शब्द आ गए, ये एक व्याख्या हो गई। अब आगे अथवा कह करके और व्याख्या कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अपरस्मिन पदम प्रत्येकम अभिसंपद्यते तथा अपरो अन्यार्थकः। ये जो सूत्र में अपरस्मिन शब्द है ये सबके साथ में जुड़ेगा, और ऐसे में अपरस्मिन ये जो शब्द है, ये जो अपरस्मिन में जो अपर शब्द है ये अन्य अर्थ का वाचक है। अभी जब हम अपर देख रहे थे वो तो निकट का, नए के अर्थ में देख रहे थे। अब यहां पर अपर का मतलब है अन्य, तो अपरस्मिन मतलब अन्य में, ऐसा अर्थ लेंगे। परम युगपत चिरम क्षिप्रम, ये जो शब्द है आगे, परम युगपत चिरम क्षिप्रम, तो इसमें अपरस्मिन यानी अन्यस्मिन, खलु आश्रितम, ये उसमें रहते हैं। यत परम च युगपत च चिरम च क्षिप्रम च व्यवह्रियते तत्काल लक्षणम। तो अन्य जो है, यहां अपरस्मिन को देखो, अन्यस्मिन ये अर्थ ले लिया इन्होंने। अपरस्मिन मतलब अन्यस्मिन, अन्य में। तो जो आश्रित है उसको आश्रय करके, जिसको आश्रय करके पर युगपत चिर और क्षिप्र ये व्यवहार किया जाता है उसे काल कहते हैं। ये काल का लक्षण हुआ कि जिसमें अन्य में, पीछे जो द्रव्य बताए गए उनसे भिन्न में, जिसमें पर युगपत चिर और क्षिप्र का व्यवहार होता है उसको काल कहते हैं। अब यहां इन्होंने अपरस्मिन को लक्षण के रूप में नहीं लिया, सीधे सीधे परम युगपत चिरम क्षिप्रम इन्हीं को लक्षण के रूप में लिया है। आगे, परम पुराणम तत् अपरम अन्यम नवीनम, तो पर जो होता है वो पुराना होता है, और उस जो अपर होता है उससे अन्य वो नवीन होता है। युगपत क्रियमाणम सहभाव, एक साथ जो किया जा रहा है वो सहभाव है। तद अपरम, और उसका से जो भिन्न है, अपरम तद अपरम अन्यम एक ही कस्या क्रियाया क्रमेण प्रवर्तनम, एक एक क्रिया का क्रमशः प्रवर्तन होना, पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। यानी युगपत का भिन्न, अपरस्मिन का मतलब अन्यस्मिन, भिन्न कर रहे हैं। जैसे पर का भिन्न सबके साथ में जुड़ेगा पर, तो पर का भिन्न अपर। युगपत एक साथ, तो उससे भिन्न अलग अलग। युगपत मतलब एक साथ, और उसका भिन्न करेंगे तो अन्य करेंगे, तो क्रमशः एक एक करके, एक साथ नहीं हो रहे।
आगे चिरम विलंबस तद अपरम अन्यम सत्य। चिरम का मतलब है देर से, और उसका मतलब है विलंब, और उससे अन्य वो हो गया सत्य यानी शीघ्र। क्षिप्रम मन त्वरम तद अपरम अन्यम विप्रकृष्टम। तो क्षिप्र का मतलब है तीव्रता से, त्वरितता से, और उससे भिन्न अन्य जो है वो इन्होंने विप्रकृष्ट यानी देर से, ऐसा अर्थ किया है। तो देखिए यहां इन्होंने, हालांकि ये जो चिर और क्षिप्र था, ये दो शब्द ऐसे थे जो परस्पर विपरीत ही यहां पर सूत्र में दिए हुए हैं भिन्न। युगपत का तो दूसरा था नहीं, तो अन्य में घट गया। लेकिन चिर और क्षिप्र, चिर का मतलब है देर से और क्षिप्र का मतलब है शीघ्रता से, तो एक दृष्टि से तो ये पर्यायवाची है। लेकिन जब ये अन्यस्मिन वाला अर्थ लेंगे, अन्य लेंगे, तो यहां पर दोनों से भिन्न अर्थ क्या लिया इन्होंने। चिर का मतलब तो देर हो गया, और दूसरा हो गया सत्य, उसी समय शीघ्र। चिर का तो शीघ्र हो गया, और क्षिप्र को इन्होंने त्वरितता से लिया। जैसे चपलता से बहुत तो होता है, एक तो होता है कि तेजी से चल रहा है, उसको क्षिप्र कहेंगे यहां पर। एक तो है काल की दृष्टि से कि एक कार्य हुआ तो वो धीरे धीरे, लेकिन अभी हुआ है, जल्दी हो गया। काम धीरे धीरे हुआ है लेकिन हुआ जल्दी। और दूसरा काम भी धीरे धीरे हुआ लेकिन हुआ बाद में, एक दिन बाद में हुआ। और एक है कि काम जल्दी हुआ, बहुत तेजी से हुआ, तो अभी आज ही, और दूसरा काम भी हुआ तो बहुत तेजी से, लेकिन आज ना होकर के कल हुआ। तो वो कोई क्रिया जो हो रही है वो धीरे धीरे हो रही है या तो तेजी से हो रही है। इस तरह से इन्होंने दो भेद किए, एक तो हमारे नजदीक के काल में हुआ और एक दूर के काल में हुआ, इस तरह से भेद हुआ। और एक वो क्रिया जितनी जल्दी हो गई वो हो गई। जैसे कि आज रोटियां बनी और कल रोटियां बनी, तो आज की रोटियां निकट में हैं और कल की दूर हैं। लेकिन रोटी बनने की जो प्रक्रिया थी कि आज भी धीरे धीरे ही रोटी बनी, धीरे धीरे ही सीखी, लेकिन आज बनी। कल भी रोटी बनी थी लेकिन धीरे धीरे बनी, बनने में देर लगी, मतलब आंच कम थी, जो भी कुछ था, लेकिन धीरे धीरे बनी। धीरे धीरे बेल रहे थे, धीरे धीरे सेक रहे थे, ऐसे देर लगी। तो दोनों धीरे धीरे बन रही हैं, लेकिन एक आज की थी और एक कल की थी। पर अपर की दृष्टि से हो गया, जल्दी बनी काल की दृष्टि से। और दूसरा है कि जल्दी जल्दी बना दी रोटियां, बहुत शीघ्रता से बन गई। आज भी बनी शीघ्रता से, और आज अभी एक घंटे पहले बनाई उसने जल्दी जल्दी, और दूसरी और बनाई तो उसने वो 4 घंटे बाद में बनाई तो वो भी जल्दी जल्दी उसी समय, लेकिन 4 घंटे बाद में बनाई। तो इन्होंने दूसरे ढंग से भी अर्थ इसको लिया। तो एते सापेक्ष व्यवहार काल लक्षणानी, ये जितने सापेक्ष व्यवहार हैं ये काल के लक्षण हैं। ये दो तरह की व्याख्याएं हुई। ऐसी ही एक तीसरी व्याख्या यदवा करके आगे आएगी, उसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम।